नमस्कार बच्चों, कल अपन ने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी थी कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि पाकिस्तान को क्या हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ का शासन था, वो वहाँ का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो चुनाव करवा के वो राष्ट्रपति नहीं बना था। वो कैसे बना था? सेना के दम पर बना था। तो हम उसके पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। उसी के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब एक लोकतांत्रिक देश होने के लिए वहाँ पर चुनाव स्वतंत्र रूप से होने चाहिए और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, और आमने सामने अलग अलग लोगों को अलग अलग पार्टी चुनने का भी अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चीन के बारे में पढ़ते हैं। तो चीन की संसद को क्वांगवो रैमामिन दाइवियाओ दाओई, ये चीन की संसद का नाम है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, तो चीन की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप याद करोगे, अंडरलाइन करोगे इसे। फिर चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या जरूरी है कि वहाँ पर चुनाव होने चाहिए, और हर 5 साल में चीन में भी चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अब जो चीन में जो एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो भी चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उस उम्मीदवार को कम्युनिस्ट पार्टी की इजाज़त लेना बहुत ही जरूरी होता है। 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। और वहाँ पर वो इजाज़त किसे देते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी इजाज़त किसे देती है? कम्युनिस्ट पार्टी खुद खड़ी होती है, और उससे ही संबंधित जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती है उन्हें वोट में खड़ा होने के लिए अनुमति दी जाती है। और लास्ट में जाकर सरकार किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि वही ज़्यादा पावर में होती है। सबसे बड़ी पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, और वही हमेशा जीतती है। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें वो वोट में इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती, अनुमति नहीं दी जाती है, तो कोई दूसरी पार्टी खड़ी भी नहीं हो सकती। तो एक लोकतांत्रिक देश बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वहाँ पर अलग अलग पार्टियाँ होनी चाहिए और उन्हें वोट लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अगर अलग अलग पार्टियाँ होती है तभी तो जनता अपनी चॉइस, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि भाई नहीं, ये पार्टी सही नहीं है, हम इस पार्टी को, जैसा कि हमारे भारत में है, कभी हमारे यहाँ बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है। तो इस तरीके से जनता अपनी इच्छा अनुसार नेताओं का चुनाव करती है और सरकार बनती है। फिर आगे हमारे देश के विकास के कार्य होते हैं, और कार्य अच्छे भी होते हैं। लेकिन चीन में हमने क्या देखा कि केवल एक ही पार्टी है और हमेशा वही जीतती है। तो हम चीन को एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। अब है मैक्सिको। अब मैक्सिको के बारे में क्या है कि ये लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? तो 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। एकदम सही है, लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाए जाने चाहिए। फिर देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। लेकिन 2000 तक क्या होता था कि मैक्सिको में 2000 से पहले वहाँ पर केवल एक ही पार्टी जीतती थी जिसका नाम था PRI। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे। अब उसके विपक्ष में और भी
पार्टियां खड़ी होती थी, चुनाव लड़ती थी, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। अब उसके विपक्ष में पार्टी खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन वो क्या करती थी कि उस पार्टी को हराने के लिए गलत तरीके भी अपनाती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में आना अनिवार्य था। मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन सबको कह देता कि तुम PRI पार्टी की जो भी बैठक होगी उसमें आओगे और इसी को वोट दोगे। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे, और वहाँ जो स्कूलें थी वहाँ पर प्रिंसिपल को और टीचर्स को सबको कह देते थे कि आपके जो भी बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स को कह देना कि वोट किसको देगी, वो PRI को देगी। तो इस वजह से भी वो जीत जाती थी। फिर मीडिया भी जब जब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों का नज़रअंदाज नहीं करती थी, और जो मीडिया थी उस पर भी PRI का पूरा कंट्रोल था, तो वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी। और जो PRI के विपक्ष में जो पार्टी खड़ी होती थी उसकी आलोचना के लिए वो गलत सलत बोलते रहते थे अखबार वगैरह में भी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था जो ये वोट देने के जो केंद्र होते थे, मतदान केंद्र, उन केंद्रों को एंड टाइम पे उन्हें चेंज कर दिया जाता था, दूर रख दिया जाता था, तो वहाँ जनता पहुँच नहीं पाती थी, तो उस वजह से भी पूरी वोटिंग नहीं होती थी और वहाँ झूठे गलत वोट डाल दिए जाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी और लोगों को वोट खरीदने के लिए भी वो कई तरह से हथकंडे अपनाती थी और काफ़ी पैसा खर्च करती थी। तो इस तरीके से गलत तरीके से चुनाव प्रक्रिया में गलत तरीकों को अपनाना एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहला सकता। तो मैक्सिको में भी मैक्सिको भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते उसे भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वोट होते थे, चुनाव होते थे, उन चुनावों में गलत तरीकों को अपनाया जाता था। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं थे। अब चीन में हमने देखा कि वहाँ पर दूसरा विकल्प ही नहीं था, केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसे ही जिताना पड़ता था लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता था। केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को वोट देना पड़ता था। तो क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो हम जो चीन में जो चुनाव होते हैं उसे सही नहीं कहेंगे, और चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। फिर उसी तरह मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी अब वहाँ पर पार्टियाँ हैं, है ना, PRI के अलावा दूसरी पार्टी भी विपक्ष में खड़ी है, लेकिन असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हैं, वहाँ गलत और धोखाधड़ी करके गलत तरीके अपनाकर वोट ले लिए जाते थे और जीत हासिल कर ली जाती थी। तो हम मैक्सिको को भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। इस प्रकार अब हमें लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। अब हम एक लोकतांत्रिक देश को केवल चुनाव करवाना ही एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। मतलब चुनाव कराकर ही जो देश चुनाव कराता है उसी को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। इसके अलावा और भी दूसरी विशेषता है जिसमें हम क्या जोड़ेंगे
कि चुनाव जब होते हैं तो उस चुनाव में एक से अधिक विकल्प होने चाहिए, मतलब अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए। फिर जनता अपनी इच्छा से उन पार्टियों का चुनाव करती है, उम्मीदवारों का चुनाव करती है और वो पार्टी फिर सत्ता में आती है। तो जनता के पास अलग अलग विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे, जैसा कि हमारे भारत में है, कभी कांग्रेस पार्टी आती है, कभी बीजेपी पार्टी आती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ताकि जो जिसकी पार्टी बनी हुई है वो उसे कभी हारना भी चाहिए और कभी जीतना भी चाहिए, ताकि सत्ता किसी एक पार्टी के हाथ में न रहकर अलग अलग पार्टियों के पास आ जाए, और जिससे कि उसे हारने का डर होता है तो वो अच्छे से कार्य भी करता है। तो इस तरीके से जनता के पास विकल्प होने चाहिए। अब है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, मतलब एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसका एक ही मोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो अमीर के वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है, गरीब की कम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं आगे और इसे समझते हैं। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। हालांकि हमने ये मान लिया है, पूरे देश में पूरे विश्व में हो गया है कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए और उसकी एक ही मोल होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर आज भी लोगों को उससे वंचित रखा जाता है। तो अलग अलग देशों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब है ना, वहाँ पर 2015 तक वहाँ पर केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब उसमें परिवर्तन हो गया है और 2015 के बाद अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। अब यहाँ पर जो एस्टोनिया है वहाँ पर उन्होंने एस्टोनिया की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस तरीके के नियम बनाए हैं कि जो रूस के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं तो वो वहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। अब फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब जो फिजी है वहाँ पर चुनाव कैसे होते हैं कि वहाँ के जो मूल वासियों के वोटों का महत्व, मतलब जहाँ फिजी एक जगह का नाम है, आइलैंड है वो, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं और वहाँ के लोग जो वोट देते हैं उनका महत्व, फिजी में जो भारतीय लोग भी रहते हैं, अब जैसे हमारे भारत के लोग वहाँ फिजी जाकर रहने लग गए, वहीं बस गए, लेकिन फिजी वहाँ के जो मूल लोग हैं उनके वोट की कीमत ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ से जाकर जो भारतीय फिजी है वहाँ पर भारतीय लोग वहाँ पर रहने लग गए, वहाँ फिर उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय फिजी कहा जाता है। तो उनके वोटों का मूल्य उनसे कम है। तो फिजी भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वैश्विक नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमारे देश का नहीं है, अब हमारे देश में आकर रहने लग गया है तो इसे वोट तो देने देंगे, लेकिन इसके वोट की वैल्यू हमारे वोटों जितनी नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और
हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। जैसा कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो यह सही नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब आप ये याद रखोगे कि चीन में, मैक्सिको इन देशों को हम एक लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं कह सकते, तो इसकी वजह हमने पढ़ ली है। आप भी इसको अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो देखते समय बुक आप अपने पास रखोगे तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।